हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नॉवल शिक्षा। दोस्तों, आज की वीडियो मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत दूसरी वीडियो है। आज की वीडियो बिहार में शिक्षा एजुकेशन और शिक्षा अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। वीडियो में प्रस्तुत आंकड़े बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 से लिए गए हैं। ये आंकड़े फरवरी 2023 तक आयोजित होने वाले समस्त परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी हैं। जो लोग पीटी के साथ साथ मेंस के भी गंभीरता पूर्वक तैयारी करना चाहते हैं, वे पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था और अधिसंरचना अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो कुछ उपलब्धियां हैं, जो कुछ भी हैं, इसे जानने से पहले यह देख लेना आवश्यक है कि 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर बिहार में क्या रही थी। तो सबसे पहले भारत के संदर्भ में हम देखते हैं। संपूर्ण भारत में साक्षरता दर जो लिटरेसी रेट थी वो थी 72.9%, 72.9%। इनमें पुरुष साक्षरता 80.9% तथा महिला साक्षरता 64.6% थी। बिहार के संदर्भ में देखूं तो बिहार की पूरी साक्षरता दर जो लिटरेसी रेट थी वो थी 61.8% और यह संपूर्ण भारत में सबसे कम थी। इनमें पुरुष साक्षरता 71.2% यानी 71.2% तथा महिला साक्षरता 51.5% 51.5% थी। दोस्तों, बिहार में साक्षरता दर अवश्य सबसे कम थी, किंतु 2001 से 2011 के बीच यानी एक दशक के बीच जो साक्षरता दर बिहार में थी वो 17.9% बढ़ी थी। एक दशक के दौरान 2001 से 2011 के बीच, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर देखूं तो साक्षरता दर में 10.9% की ही बढ़ोतरी हुई थी 2001 से 2011 के बीच। यह ध्यान रखना है कि बिहार में दशक की वृद्धि यानी 2001 से 2011 के बीच साक्षरता में कितनी हुई थी, तो वो थी 17.9%। आइए अब जानते हैं बिहार में वर्तमान में शिक्षा की क्या स्थिति है। शैक्षिक अधिसंरचना अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक महत्वपूर्ण आयाम राज्य में शिक्षकों और विद्यालयों की संख्या है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अगर होती है शिक्षा के क्षेत्र में, तो दो चीजें महत्वपूर्ण होती है, एक विद्यालय और उनमें शिक्षकों की संख्या। बिहार में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या जो 2019-20 में बताई गई है वो हो गई थी 75,295। जी हाँ, इनमें दोनों शामिल है, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय। इन दोनों की संख्या कितनी थी? 75,295। 2019-20 में विद्यालयों की संख्या के मामले में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले 3 शीर्ष जिले अर्थात वैसे जिले जहां विद्यालयों की संख्या सर्वाधिक थी, तो इस दृष्टिकोण से प्रथम स्थान पर पटना जिला जहां पर विद्यालयों की कुल संख्या थी 4002, दूसरा स्थान पूर्वी चंपारण का और तीसरा स्थान मुजफ्फरपुर जिले का था। दूसरी ओर सबसे कम संख्या में विद्यालयों की संख्या वाले जिले हैं। जो सबसे कम है तो पहले स्थान पर शिवहर जिला जहां सबसे कम विद्यालय 425 है, दूसरा स्थान अरवल और तीसरे स्थान पर शेखपुरा जिला मौजूद है। दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अर्थात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में बनाई गई थी, इसके अनुसार प्रत्येक विद्यालय में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात इनका जो रेशियो है वो 30:1 से नीचे सुनिश्चित किया गया था। अर्थात प्रत्येक वर्ग में 30 विद्यार्थी पर कम से कम एक शिक्षक अवश्य होनी चाहिए, इससे भी कम सुनिश्चित किया गया था। साथ ही सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित विद्यार्थियों के लिए यह अनुपात 25:1 रखने का लक्ष्य किया गया था। यानी वैसे क्षेत्र जहां पर सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग अधिक हैं, वहां पर विद्यार्थियों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है और उस क्षेत्र के लिए या उन क्षेत्रों के लिए 25:1 रेशियो निर्धारित की गई थी। अर्थात 25 विद्यार्थियों पर कम से कम एक शिक्षक होना अनिवार्य है। सबसे पहले देखते हैं कि बिहार में शिक्षकों की क्या स्थिति है। तो बिहार में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर शिक्षकों की कुल संख्या 2019-20 में 4.3 लाख हो गई थी, अर्थात 4,30,000 हो गई थी। 2019-20 में सर्वाधिक शिक्षकों की संख्या के मामले में बिहार में 3 जो शीर्ष जिले हैं वे हैं पटना, सिवान और पूर्वी चंपारण। यानी पटना जिले में सर्वाधिक शिक्षक मौजूद थे, दूसरे स्थान पर सिवान और तीसरे स्थान पर पूर्वी चंपारण जिला है। दूसरी ओर सबसे कम शिक्षकों की संख्या वाले 3 जिले हैं। पहला शेखपुरा जहां शिक्षकों की संख्या सबसे कम है, दूसरा शिवहर और तीसरा अरवल जिले का है।
बिहार में शिक्षा पर व्यय हाल के वर्षों में लगातार बढ़ी है, किंतु 2020-21 के दौरान इसमें कमी आई थी। इसका कारण है कोरोना। दोस्तों, सामान्यतः शिक्षा पर व्यय को निवेश माना जाता है, इसे इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो 2020-21 के दौरान शिक्षा पर कुल कितने करोड़ रुपए व्यय किए गए थे? तो यह है 12,959 करोड़ रुपए। यह राशि खर्च की गई थी शिक्षा पर, यह कुल राशि है। और इस रकम का, यानी जो 12,959 रुपये हैं, इस रकम का 46.7% भाग प्रारंभिक शिक्षा पर व्यय की गई थी, जो प्राइमरी एजुकेशन है उस पर, 25.1% भाग माध्यमिक शिक्षा पर और 27.5% भाग उच्च शिक्षा पर, हायर एजुकेशन पर व्यय किए गए थे। दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों में एक महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है और वो है मध्याह्न भोजन योजना, जिसे MDMS के नाम से हम जानते हैं। MDMS अर्थात मिड डे मील स्कीम। इस योजना की शुरुआत 1995 में की गई थी। याद रहे, 1995 में 6 से 14 वर्ष समूह के बच्चों के विद्यालयों में इस योजना का उद्देश्य था, अर्थात मध्याह्न भोजन योजना का मूल उद्देश्य था विद्यालयों में बच्चों के नामांकन की बढ़ोतरी करना, अर्थात वैसे गरीब बच्चे जो शिक्षा से दूर हैं उन्हें स्कूल की ओर आकर्षित करना, शिक्षा की ओर आकर्षित करना। बाद में अक्टूबर 2007 में उच्च प्राथमिक कक्षाओं को शामिल करने के लिए इस योजना का विस्तार किया गया और इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय विद्यालय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम कर दिया गया। ध्यान रहे, 2007 में इसके नाम में परिवर्तन किया गया है और यह हो गया है राष्ट्रीय विद्यालय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। 2015-16 से मध्याह्न भोजन योजना के व्यय का बंटवारा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में किया गया है। याद रखें कि 2015-16 से इस पर जो व्यय की जाती है राशि, इनमें केंद्र सरकार का हिस्सा 60% और बिहार सरकार का या किसी भी राज्य सरकार का हिस्सा 40% होती है मध्याह्न भोजन योजना में। दोस्तों, सितंबर 2021 से अब मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया गया है। याद रखें, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया गया है, जो संक्षिप्त रूप में PM पोषण योजना के नाम से जानी जाती है। याद रहे, कब से? सितंबर 2021 से मध्याह्न भोजन योजना क्या कहलाती है? PM पोषण योजना। दोस्तों, शिक्षा के विस्तार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अभियान और योजनाएं हैं। कुछ योजनाएं केंद्र सरकार की हैं, किंतु उन्हें राज्यों में भी लागू किया गया है। तो ऐसी ही योजनाओं में एक महत्वपूर्ण योजना है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। इस योजना का शुभारंभ केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 2004 में किया गया था। उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कठिनाई वाले क्षेत्रों में, विशेषकर SC ST यानी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग जो OBCs हैं, और अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों के लिए आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करना। ये इसका मूल उद्देश्य था इस योजना का, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का। शुरुआत कब की गई थी? अगस्त 2004 में। इस योजना के तहत न्यूनतम 75% आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के लिए होता है। 75%, ध्यान रहे। सिर्फ 25% स्थानों पर गरीबी रेखा से नीचे स्थित परिवारों की लड़कियों को प्राथमिकता दी जाती है। इसमें किसी भी जाति के लोग शामिल हो सकते हैं, किंतु वे गरीबी रेखा से नीचे की हों, बिलो पॉवर्टी लेवल की हों। ऐसे लोगों के लिए 25% स्थान सुरक्षित की गई है। किंतु 2007 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में एक अलग घटक के तौर पर समाहित कर दिया गया, यानी इसमें मिला दिया गया। 2020-21 के दौरान राज्य में अर्थात बिहार में कक्षा 6 से 8 की लड़कियों के लिए 535 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्थापित किए गए थे, जिनमें 57,175 लड़कियों ने नामांकन करवाया था। दोस्तों, दूसरी प्रमुख योजना है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान अर्थात रूषा। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका शुभारंभ 2013 में हुआ था। उद्देश्य क्या है? तो रूषा का उद्देश्य है उच्च शिक्षा में आम लोगों की पहुंच सुनिश्चित करना, उसकी क्षमता में बढ़ोतरी करना और उत्कृष्टता में व्यापक सुधार करना। ये रूषा का मुख्य उद्देश्य है।
दोस्तों वर्तमान में एक बेहद महत्वपूर्ण अभियान चलाए जा रहे हैं और वो है समग्र शिक्षा अभियान। इस योजना की शुरुआत 2018-19 में की गई थी और इस योजना में पहले से चली आ रही 3 योजनाओं, पहला सर्व शिक्षा अभियान, दूसरा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और तीसरा अध्यापक शिक्षा, इन तीनों को समाहित कर दिया गया है। किसमें? समग्र शिक्षा अभियान में। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत भी केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय विभाजन 60 और 40 के अनुपात में किया गया है, अर्थात केंद्र के द्वारा 60% और राज्यों के द्वारा 40% का व्यय किया जाता है इस योजना के अंतर्गत। दोस्तों उच्च शिक्षा अर्थात हायर एजुकेशन की क्या स्थिति है बिहार में? किसी राज्य में उच्च शिक्षा की प्रगति का मूल्यांकन उसकी संस्थागत क्षमता के लिहाज से किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में हालांकि बिहार में शैक्षिक संस्थानों की संख्या में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 2019-20 में राज्य में 35 विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ चुके थे। दोस्तों वर्तमान में जो विश्वविद्यालय बिहार में मौजूद हैं उनमें 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 17 राजकीय विश्वविद्यालय, 5 राष्ट्रीय महत्व की संस्थान, 1 राजकीय मुक्त विश्वविद्यालय और 6 निजी विश्वविद्यालय यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा राज्य विधानमंडल अधिनियम के तहत गठित एक संस्थान है और एक समकक्ष विश्वविद्यालय अर्थात डीम्ड यूनिवर्सिटी भी बिहार में मौजूद है। कुल संख्या विश्वविद्यालयों की है 35। इसके अलावा 2020 में राज्य में कुल 15 शोध संस्थान अर्थात रिसर्च सेंटर तथा 176 व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान मौजूद थे। तो इन 176 व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में 60 शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र, 55 अभियंत्रण महाविद्यालय यानी इंजीनियरिंग कॉलेज और 61 यानी 61 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय पॉलिटेक्निक कॉलेज मौजूद थे। दोस्तों अगर आप बीपीएससी में अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो थोड़ी गहराई में उतरें, विस्तार से पढ़ें। इससे पीटी के साथ साथ मुख्य परीक्षा की भी अच्छी तैयारी हो जाएगी। जैसा कि आपको मालूम है ये परीक्षा सामान्य यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है, आपका कंपटीशन अन्य लोगों से भी है, इसलिए बेहतर तैयारी ही आपको सफलता दिला सकती है। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के भी शेयर अवश्य करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर लें ताकि हमारे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में शीघ्र ही। टिल देन बाय।